हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये एक हमारी एक सीरीज चल रही है। इसके अंदर मैं आपको 10 एक्सपेक्टेड पेपर करवाऊंगा, वो भी रीजनिंग सेक्शन में। यानी कि रीजनिंग सेक्शन में जो आपके सेक्शन आता है उसके मैं 10 एक्सपेक्टेड फुल पेपर कराऊंगा। उसमें से अभी तक हम 5 पेपर कर चुके हैं और ये आज का हमारा पेपर नंबर 6 है। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस 5 सेशन ना देखे हों तो वो जाके देख ले, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखो, इस सेशन में हम क्या डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपका रीजनिंग सेक्शन है आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 के लिए। उसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं और आपको मिलते हैं ओनली 20 मिनट्स। तो आपको 20 मिनट्स के अंदर कैसे आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो वही हम डिस्कशन करते हैं कि मतलब कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले स्किप करना है। इस तरीके से हम ये मतलब कि पेपर करते हैं और डिसाइड करते हैं पेपर देखने के बाद। बाकी हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज का पेपर। देखो, पेपर शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये मेरा 100+ पज़ल फॉर बैंक पीओ एंड क्लर्क, मतलब इसके अंदर मैं आपको 100 से ज़्यादा पज़ल करवाऊँगा जो आपके बैंक पीओ एंड क्लर्क के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, आजकल बैंकिंग एग्ज़ाम में चाहे वो क्लैरिकल हो चाहे पीओ, आपने प्रीवियस पेपर कुछ दिए होंगे, जैसे आरआरबी के दिए हों या आईबीपीएस पीओ के दिए हों आपने। तो उसमें आपने देखा होगा मोस्टली आपका ज़्यादातर पूछा गया था वो पज़ल से ही पूछा गया था। तो उसी को मैंने देखते हुए ये आपका सेशन डिज़ाइन करा है। इसके अंदर मैं ऐसी पज़ल आपको डिस्कस करूँगा जो पज़ल बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल की होंगी और आपके इस एग्ज़ाम में आती आती हैं, प्री के हिसाब से है। उसमें हम कुछ मेंस की भी करेंगे। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक बार बात बताना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन होने वाला है, यदि किसी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस सेशन देखे होंगे तो उसे अच्छी तरह पता होगा तो हम पेपर कैसे करते हैं। देखो, ऐसा होता है, सबसे पहले ना मैं आपको कुछ टाइम दूंगा। जैसे हर सेक्शन मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपका टाइमिंग अलग होगा। मान लो कोई क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड्स में करना है, कोई आपका 1 मिनट का होगा, कोई आपका 4, जैसे भी जिस अकॉर्डिंग होगा मैं उसको आपको टाइम अलॉट करूँगा। पहले उस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, उसके बाद मैं बताऊँगा ये क्वेश्चन किस तरीके से होना था। बाकी एक पजल बढ़ने से पहले, पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको पता होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन देखे होंगे, कि सबसे पहले अगर मान लो आपने एग्ज़ाम स्टार्ट करा, क्वेश्चन पेपर ओपन करा, आपने देखा पहले नंबर पे ही आपकी पज़ल आ गई। ठीक है, पज़ल आ गई तो वो आपको कभी भी अटैम्प्ट नहीं करनी है। चाहे वो पज़ल कितनी भी इजी हो और कितनी भी आपकी हाई हो, वो कभी भी अटैम्प्ट नहीं करनी। इसके पीछे रीज़न एक है। मान लो कि आप सभी को पता है कि पज़ल में कोई एक्सपर्ट नहीं होता और एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि हम जो रीड करते हैं वो गलत पढ़ लेते हैं। मान लो शुरू में आपने कोई क्वेश्चन करा, मान लो एक छोटी 3 लाइन का क्वेश्चन था पज़ल का, आपने सोचा भाई कॉन्फिडेंस में आके इसको तो मैं कर ही दूंगा। मगर होता क्या है, मान लो वो किसी तरीके से गलत हो गया, बन गया तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बना तो फिर क्या होगा। फिर वो आप उसको रीचेक करोगे, 2-3 मिनट और दोगे तो आपके 4 से 5 मिनट ख़राब हो जाएंगे। तो इस चक्कर में पूरा एग्ज़ाम ही आपका ख़राब हो जाएगा, मतलब रीजनिंग सेक्शन में और आगे वाले सेक्शन में भी फ़र्क पड़ सकता है इसका। तो इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी पहले हम पज़ल अटैम्प्ट नहीं करेंगे, हम उसको साइड में लिख लेंगे, स्टोर कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि हम ना, अब देखो 35 क्वेश्चन दिए हैं, ये पेपर कितना भी कठिन हो, 35 क्वेश्चन में से कुछ कैसे 10 से 15 क्वेश्चन तो इतने ईजी होते हैं जो ईजिली डन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 मिनट या 4 से 5 मिनट के अंदर हमें 10 क्वेश्चन करने हैं। अगर हमने मान लो 5 मिनट में भी 10 क्वेश्चन कर लिए तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट अप होगा और इससे हमारा पूरा एग्ज़ाम, हम मान लो अब हमने 5 मिनट में 10 कर लिया, अब हमारे पास 15 मिनट है। अब हम सेफ जोन में पहुंच जाएंगे, हाँ यार हमने 10 क्वेश्चन तो कर ही लिए, अब बाकी 15 मिनट है, अब तो मैं कर ही लूँगा। तो फिर इस हिसाब से करोगे ना आप, तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। बाकी मैं आज के पेपर का डिस्कशन करता हूँ। देखो क्या है आज के पेपर में आया, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, जैसे मैंने बोला था पहला क्वेश्चन हम चले, तो पहला क्वेश्चन पजल है। आपको एकदम नहीं छोड़ना कि पजल आई तो चलो आगे बढ़ो, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का ओवरव्यू लेना है। जैसे देखा तो कितने मेंबर है, ये सर 8 मेंबर है, लीव ऑन डिफरेंट फ्लोर सेम बिल्डिंग, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब इतना पढ़ लिया, इसमें देख लिया हमने कोई वेरिएबल नहीं है। तो अभी मैंने बताया था इस पजल को हम स्किप करेंगे। आपको एग्ज़ाम जब पेपर देने जाओगे तो आपको एक वाइट रफ सीट मिलेगी, तो उस पर आप साइड में लिख लेना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपने लिख लिया कौन सा ये फ्लोर पजल, और कोई वेरिएबल नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने स्टोर कर लिया। अब हम इसको करते हैं स्किप और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। हम आगे बढ़े। ये देखिए, जैसे ही हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े, हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन नंबर 6 से 10 है, फिर पजल आ गई। तो कौन सी पजल है ये देखेंगे हम। 9 मेंबर है सिटिंग इन अ रो,
नॉर्थ, ठीक है, मतलब सीधा सीधा हमने लिख लिया। हमारा 6 से 10 नंबर क्वेश्चन जो आया है वो रो बेस पजल है, ठीक है। ऐसे आपने बना लिया, सारे नॉर्थ देख रहे हैं आप, 9 मेंबर लिख सकते हैं, और वेरिएबल इसमें कुछ भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं क्या इस क्वेश्चन पेपर में आया है आगे। ये देखिए आगे फिर बढ़े, फिर हमारी पजल आ गई। आप सोच रहे हो कि इस पेपर में क्या हो रहा है, मगर ऐसा कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं करना, क्योंकि इस पेपर में इजी कुछ ना कुछ ज़रूर आया होगा। देखा 11 से 15 है, अच्छा 5 मेंबर हैं, उनके अकाउंट हैं डिफरेंट बैंक में, और वो डिफरेंट सिटी में रहते हैं, मतलब 3 वेरिएबल पजल आ गई। चलो ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया 11 से 15 आपकी 3 वेरिएबल पजल, इसको भी स्किप करा हमने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या आया आज के पेपर में। ये देखो, ये शायद कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज़ कोडिंग आया, क्या आया देखते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इसके लिए हम 10-15 सेकंड का। देखिए देखते हैं, डाटा डाटा कहीं रिपीट है, नहीं है। की कहीं रिपीट है, नहीं है। दा कहीं रिपीट है, नहीं है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा ओल्ड पैटर्न कोडिंग नहीं है, मतलब चाइनीज़ कोडिंग नहीं है, यानी कि नए पैटर्न की कोडिंग है, इसमें कोई लॉजिक लगाया गया है। तो अभी हम इसको ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इसको भी ट्राई करते हो आप, मान लो हो सकता है आपका 1 मिनट के अंदर इसका लॉजिक क्रैक हो जाए, नहीं हुआ तो आपका होगा ही नहीं। तो इसको हम बाद में टाइम देंगे इसके लिए। तो हमने लिख दिया 16 से 20 कोडिंग डिकोडिंग, साथ में लिख दिया ना न्यू, मतलब न्यू टाइप की। अभी तक हम 20 क्वेश्चन स्किप कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्या है इस पेपर में। हाँ अब देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सही सा लग रहा है। अब आप ना बिना आगे क्वेश्चन पेपर पढ़े हुए सीधा अटैम्प्ट करो, क्योंकि हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी स्किप कर दिए हैं। तो आप इसको करो अटैम्प्ट, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा क्या आंसर होगा इसका। चलो 30 सेकंड होते हैं, अब इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन कराने से पहले आपकी इसके कुछ बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट इनइक्वलिटीज़ के पहले भी करवाए हुए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस इन पेपर में ही मैंने किसी ना किसी पेपर में करवाया है, फिर भी मैं इस सेशन में बता देता हूँ कि क्या इसका बेसिक होता है। मान लो कोई वेरिएबल है, ये एलिमेंट दिए हुए हैं, ये वेरिएबल कह लो एलिमेंट, जैसे कि ये दे रखा है। तो मान लो उन एलिमेंट जैसे ए और ये एस और टी दे रखा है। अब इनके बीच में पहला साइन तो ये आ गया, दूसरा साइन ये आ गया ग्रेटर इक्वल, तीसरा इक्वल आ गया। तो सबसे पहले हम कौन से मतलब कि इन तीनों में से साइन में से पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, मतलब प्रेफरेंस किसको देंगे। अगर तीनों ये सीरीज सीधी सी चल रही है, मतलब ब्रेक नहीं है सीरीज, तो सबसे पहले हम ग्रेटर को देंगे नंबर 1 पर, दूसरे में ग्रेटर इक्वल, तीसरे में इक्वल टू। सिमिलरली आपका जो केस होता है सिमोलर सिमोलर इक्वल और इक्वल टू में, तो इसमें भी सिमोलर में देंगे फर्स्ट में प्रेफरेंस, सिमोलर इक्वल में दूसरे पे, और आपका इज इक्वल टू देंगे फिफ्थ पर। और मान लो यदि आपकी सीरीज ब्रेक है, यानी मान लो ऐसे ये दे रखा है ग्रेटर ग्रेटर इक्वल लेसर, और यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट है, इन दोनों के बारे में कुछ भी पूछ ले आपसे तो आप बता नहीं सकते, तो आप उसको गलत कर दोगे। बाकी हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और सीखेंगे किस तरीके से है। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप कंक्लूजन पे जाओगे, स्टेटमेंट में जाने से पहले कंक्लूजन आप देखोगे ए ग्रेटर एन, ठीक है। अब ए सीधा ढूंढो, ए ये रहा और एन ये रहा, ए ग्रेटर एन, ठीक है। और दूसरा ए इज इक्वल टू एन, पर आप यहाँ पर देखोगे हमारी जो स्टेटमेंट में दे रखा है ए ग्रेटर इक्वल एन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो ग्रेटर बोल रहा है, ये गलत हो गया, और इक्वल बोल रहा है, ये भी गलत हो गया इंडिविजुअली। पर आप कंबाइन करोगे तो देखोगे ग्रेटर इक्वल और इक्वल को मिला के आपका ग्रेटर इक्वल ही तो मिलता है। तो ग्रेटर इक्वल मिल गया, मतलब इसका मतलब क्या है, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, या ये। तो इसको मतलब कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, आइदर और। आप सोच रहे हो कि इसमें 3 साइन क्यों नहीं आए, क्योंकि 3 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब यहाँ पर ही 2 साइन है तो हमें 2 की रिक्वायरमेंट से ही हमारा आइदर और हो जाएगा। बाकी इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए इसका मैंने आंसर दिया है, ताकि जब आप इस पीडीएफ फाइल से रिवाइज करोगे इन क्वेश्चनों को तो आपको आंसर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको अगेन 30 सेकंड्स देता हूँ, इसको कीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए आंसर। ये देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन।
चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या आंसर होना चाहिए। देखो पहले हम कंक्लूजन पे जाएंगे, मैंने बताया था कंक्लूजन में क्या लिखा है, एक्स सिमोलर वी। तो हम वी पे जाएंगे, वी तो ये रहा, एक्स ये रहा। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, वी ग्रेटर इक्वल टू एक्स। देखो ऊपर तो ग्रेटर दे रखा है, यहाँ सिमोलर दे रखा है, मगर आप देखो कि यहाँ पर ये चेंज भी हो गई, ये वाला एलिमेंट, ये मतलब इसको रिवर्स कर दिया। मतलब आप कह लो वी बड़ा है एक्स से, या कह लो एक्स छोटा है वी से, बात तो एक ही है। तो ये हमारा सही हो गया। दूसरे पे जाओगे आप, दूसरा देखो, दूसरे पे जाओगे क्या लिखा है, एक्स ग्रेटर एन। एक्स पे गए एन पे, देखो मैंने अभी बताया था इन दोनों के बीच में देखो ज़रा, इन दोनों के बीच में कौन से साइन है, एक तो इक्वल टू का साइन है, एक ग्रेटर इक्वल का। मैंने बताया था जब तीन साइन होते हैं तो तीसरा साइन तो है नहीं इसमें, तो पहला प्रेफरेंस तो ग्रेटर को देते हैं और दूसरा देते हैं ग्रेटर इक्वल। तो हमारे पास दूसरा है तो ग्रेटर इक्वल को देंगे, मगर इधर तो ग्रेटर बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा ओनली वन आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर वन, ओनली कंक्लूजन वन इज़ फॉलो। आगे बढ़ते हैं, ये देखो इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है। अगेन आपको 30 सेकंड देता हूँ, उसको कीजिए। चलो उसको सॉल्व करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम कंक्लूजन में जाएंगे। पहला है ए आर का पूछा है, ए ग्रेटर आर से है, तो ए हमने देखा ये रहा, आर ये रहा। अगर आप देखोगे एक बार तो ग्रेटर है इसके अंदर स्टेटमेंट में, एक बार स्मॉलर है, एक बार है आपका इक्वल टू। तो देखोगे आप ऐसे ऐसे करके तो सीरीज़ ब्रेक होगी। जब भी मैंने आपको बताया सीरीज़ ब्रेक होगी तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर हम गलत कर देंगे। हम दूसरे पे जाते हैं, आर सिमोलर के। देखो आर तो ये रहा, के ये रहा, पर ऊपर आप स्टेटमेंट में देखोगे तो आर ग्रेटर ही आएगा, क्योंकि देखो ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल में आप कौन सा प्रेफरेंस लेते हैं, ग्रेटर का। पर यहाँ पर तो आर सिमोलर बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। तो ओनली वन इज़ ट्रू। ये नहीं नहीं, ये गलत हो गया। हाँ हाँ ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया वो। ये देखो दोबारा देखते हैं इसको, मैंने इसको जल्दी जल्दी में बोल दिया, ये तो स्मॉलर है ना, गलत है। तो ये पहला वाले भी गलत हो चुका था आपका शायद, हाँ हाँ पहला भी गलत ही था, हाँ ठीक है। दूसरा तो नाइदर नोर आंसर आएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इसको कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसमें। देखो कंक्लूजन पे गए पहले, डब्लू ग्रेटर यू। आप देखो ये डब्लू ये रहा, ओ ये रहा, इन दोनों एलिमेंट के बीच साइन कौन सा है, पहला है ग्रेटर, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर ग्रेटर इक्वल। प्रेफरेंस इसको देंगे ना, इसको ग्रेटर को, तो ये तो ठीक हो गया। और दूसरे में बोल रहा है ओ ग्रेटर डब्लू, तो ओ तो नहीं है, वो तो स्मॉलर है, तो ये गलत हो गया हमारा। ओनली कंक्लूजन वन। आगे बढ़े हम, ये देखो इसको कीजिए, इसमें मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। चलो उसको सॉल्व करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम कंक्लूजन पे जाएंगे। देखो टी ग्रेटर एम, टी से एम जाओगे यहाँ पर, तो देखो कौन सा साइन है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, यानी कि हमें ग्रेटर इक्वल चाहिए इसमें, तो ग्रेटर दे रखा है, तो ये गलत हो गया। सिमिलरली आप टी से के जाओगे तो यहाँ तो इक्वल टू दे रखा है,
पर यहाँ तो ग्रेटर इक्वल आएगा, ये भी गलत हो गया। पर आप ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर टी ग्रेटर एम है और टी इक्वल टू के है। आप के की जगह यहाँ पर एम लिख दो या के लिख दो, बात तो एक ही है क्योंकि के और एम बराबर हैं। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो टी ग्रेटर एम या टी बराबर के एम, तो आप देखोगे इसमें दो साइन आ गई, ग्रेटर एक ग्रेटर इक्वल का दो साइन आ गए ना, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल। तो आपका कौन सा आंसर होना चाहिए? और दो साइन की हमारी रिक्वायरमेंट है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी कि आइदर और। ये देखो इसमें मैंने आंसर दे रखा है। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने समझाया तो इसलिए ज़्यादा थोड़ा टाइम लगा है। मुश्किल से कोई भी स्टूडेंट एवरेज से एवरेज इसमें 2 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन कर देगा। अब हमारे पास कितने हैं? 20 मिनट में से 2 गए, 18 मिनट बचे, मतलब 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हमें 5-6 क्वेश्चन और ऐसे ढूंढने हैं जो हमारे जल्दी से हो जाएं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेपर में क्या है। देखो अगले पेपर में क्या है आपका, मिक्स सीरीज़ आई है, तो ये तो काफ़ी इजी होती है। आप देखो इसको करो, मैं आगे ना आपको 30 सेकंड देता हूँ, फिर मैं इसका आंसर बताऊँगा क्या होना चाहिए। शायद आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूँ क्या आंसर होना चाहिए। देखो क्या है लिखा है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ द 15 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द अबो अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है? इस तरह के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस कुछ सेशन में भी करवाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लो 6 फ्रॉम लेफ्ट है और 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, तो देखो दोनों लेफ्ट लेफ्ट आ गए, मतलब दोनों के बारे में सेम बोल रहा है, लेफ्ट लेफ्ट से ही करना है। ऐसे में अगर जब सेम साइड से होता है, मतलब कि लेफ्ट हैंड से ही बोल रहा है, तो आप सीधा जैसे 15 में से और ये घटा दो, बड़े में से छोटा, कितने आ गया? 9 आ गया। और 9 कहाँ से काउंट होगा? यहाँ पर लिखा है ना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जहाँ से एंड बोला जाता है वहीं से ही काउंट होता है। तो लेफ्ट हैंड से बोला तो लेफ्ट हैंड ए लेफ्ट हो गया। आप इजीली काउंट कर लोगे। लेफ्ट से नाइन्थ कौन सा होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हैश होना चाहिए, ये हैश हो गया। देखते हैं, ये आंसर दे रखा है। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसके लिए अगेन मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ, इसको कीजिए फिर मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए इसका आंसर। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग 6 फ्रॉम लेफ्ट 8 फ्रॉम राइट हैंड। देखो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐड करा था, जब मान लो एक तरफ लेफ्ट की बात करिए एक तरफ राइट की बात करिए, तो आप क्या करो, बड़े में से छोटा घटा दो। ठीक है, घटाना नहीं है, इस बार जोड़ना पड़ेगा क्योंकि पिछले में हमने घटाया था, याद होगा। तो जोड़ोगे कितना आएगा? 14 आएगा। और कहाँ से काउंट करेंगे? ये लिखा है ना फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 14 काउंट कर लो। देखोगे आप राइट हैंड से 14 काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि परसेंटेज आएगा आपका। ये देखो आंसर यहाँ पे परसेंटेज है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। ये देखो इसमें क्या दिया गया है, इसको कीजिए क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ डी एंड, ये क्या है, एंड
इसके बीच में बताना इन द वो सीरीज, यानी कि इसके बीच में, यानी कि एंड आप देखोगे कहाँ है, डी कहाँ है, डी तो ये रहा, ठीक है हमने करा। और ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक के बीच में, इनके बीच में एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट है। आप सीधा सीधा इसको काउंट करो, इनके बीच में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। यानी कि 13 है, आप सीधा सीधा करो 13, 13 में मतलब कि एक माइनस कर दो, 12 आ गया, और डिवाइड बाई 2 6 आएगा, छठा आएगा, चाहे से आप यहाँ से 6 गिन लो, यहाँ से 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बी आएगा। तो आंसर हमारा आएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर ई बी। ये देखिए अगला पे चलते हैं, इसको कीजिए, फिर से 30 सेकंड देता हूँ। चलो उसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, हाउ मैनी सच नंबर्स इन द अबो सीक्वेंस ईच ऑफ दिस इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल। इसका मतलब है कितने ऐसे नंबर है ऊपर वाले सीक्वेंस में जिसके एकदम बाद, इमीडिएट फॉलो मतलब एकदम तुरंत बाद आपके सिंबल्स हैं, ये लिख दिया। एंड और इमीडिएटली प्रीसीडेड, प्रीसीडेड होता है पहले का, प्रीसीडेड बाई अ नंबर। तो हमारा क्या सीक्वेंस बना, नंबर नंबर और सिंबल। आप ऐसे देख सकते हो, सिंबल कम है इसके अंदर, सिंबल देखने के उससे पहले नंबर नंबर, कोई ऐसा पेयर मिल रहा है, देखो सिंबल तो यहाँ पर है, पार नंबर भी है पर यहाँ नंबर नहीं है, ये गलत हो गया। अगले में गए सिंबल है, नंबर ही नहीं है। अगले में गए सिंबल है, ये तो कॉन्सोनेंट है, नहीं गलत हो गया। ये सिंबल है पर नंबर नहीं है, सिंबल है नंबर है पर आगे नंबर नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये देखो, ये ऑब्लिक के आगे नंबर ही नहीं है, प्लस के आगे नंबर नहीं है, ऐट द रेट के आगे, तो हमारे कितने पेयर बने, हमारे पेयर बने जीरो, यानी कि नन, कोई भी पेयर नहीं बना। आगे चलते हैं, फिर से मैं आपको देता हूँ इसके अंदर, आपको 30 सेकंड कीजिए इसको। चलो करते हैं, क्या क्वेश्चन में बोला है, इफ़ ऑल द नंबर आर ड्रॉप्ड इन अबो अरेंजमेंट। इसका मतलब है, ड्रॉप्ड का मतलब है अगर ऊपर से सीरीज में सारे हम नंबर को हटा दें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग 12th फ्रॉम राइट। आपको पता है राइट एंड, ये तो राइट से यहाँ से काउंट करते हुए इधर की तरफ जाएंगे, हमें नंबर नहीं लेने और 12th एलिमेंट बताना है राइट एंड से। तो देखो आप नंबर को छोड़ देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 11 12, तो बी आएगा, ये मैंने एक छोड़ दिया है, तो इसका आंसर नंबर ये बी नहीं है, सी है। देखते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बी आना चाहिए, गलत लिखा गया यहाँ पे, बी आएगा, इसको देख लेना एक बार। अगले पे चलते हैं, देखो क्या आगे दिया है, फिर देखो पजल आ गई, किस बार कौन सी पजल है देखते हैं। 30 से 31 है, 31 से 35 है, और कौन सी पजल है, 8 पर्सन है, ठीक है, डिफरेंट ईयर में बॉर्न हुए, मतलब कि ये एज बेस पजल है, तो इसको भी हम छोड़ेंगे, स्किप करेंगे। अभी तक आपने देखा इस पेपर में थोड़ा हमें पेपर ये मॉडरेट सा लग रहा है, इसमें क्या आया था, इसमें 4 पजल आई हैं, ठीक है, और हम 10 क्वेश्चन तो कर चुके हैं अभी तक। कितने मिनट में कर लिए हमने, 5 मिनट में कर लिए, मानो 2 मिनट में तो आपका इनइक्वलिटीज़, और 3 में मैक्सिमम वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मिक्स सीरीज़। तो 5 मिनट में 10, तो हमारे पास अब 15 मिनट है, हमें कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप हो गया कि हाँ भाई हम 10 क्वेश्चन कर लिया, सेफ साइड पे खेल रहे हैं अभी। और इसके बाद हमें अब क्या करना है, 4 पजल हैं, अभी पजल नहीं करनी, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और था, कोडिंग डिकोडिंग, वो नया पैटर्न था, उसके लिए मैं आपको दूंगा अगेन आपको, उसके लिए चलो मैं आपको इस बार 3 मिनट दे देता हूँ, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन बन गया तो पूरे 5 नंबर होंगे, अगर नहीं बना तो आप उसको छोड़ देना, फिर उसके बाद अब हम पजल पे बढ़ेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का तो लॉजिक यही है, अगर आपको एकदम उसका लॉजिक क्रैक कर गया तो आप
10-15 सेकंड में ही कर लोगे। अगर नहीं हो पाया तो फिर आप उसको लेके बैठे रहो, कुछ नहीं होने का फिर। ये देखिए, ये पजल थी हमारी, यहाँ से था शायद। हाँ ये है देखो, ये इसके लिए चलो 3 मिनट देता हूँ, उसको करीजिए आप और लॉजिक ढूंढने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ क्या लॉजिक होना चाहिए इसमें। ले ले। पता नहीं फोटो चल रहा है, चल रहा है। है ही नहीं टाइम, पता नहीं कहाँ रख दिया, पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं गलत रख दी है, मिल ही नहीं रही। मैं क्या बताऊँ, होगी बाहर में जाना। स्टैंड भी लाई थी ना, एक लड़की बड़ी है, फोटो के पीछे देख ली। अब टाइम लगेगा ना। चलो उसको सॉल्व करते हैं, क्या लॉजिक है, लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें पहले हम यहाँ पे जाएंगे, कोड दे रखे हैं, कोई कॉमन तो नहीं है इसके अंदर। देखो 20, 15, 19, फिर 20 आ गया, मतलब 15, 19, मतलब ऐसे कोई ज़्यादा रिपीटेड नहीं है। अब आपको क्या करना होता है, सबसे छोटे वर्ड पे जाना होता है, क्योंकि सबसे छोटे वर्ड से आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे कि मैं पहली लाइन पे जाता हूँ, चलो हम की पे चले जाते हैं। की है, आपको पता है के कितने पे आता है, 11 पे आता है, ठीक है। ई कितना आता है, 5 पे आता है। वाई कितने आता है, 25 पे। अब इन तीनों से कुछ बनाने की कोशिश करो, क्या पता इसमें कोई कोड आ रहा है। देखो रिपीटेड है कोई, 11 है नहीं है, और 5 है नहीं है, 25 भी नहीं है। आप ये देखा होगा आपने, ये सारा एडिशन से कुछ आ रहा है। एडिशन करोगे 11, 5, 16, 16 भी नहीं है। 5 और 20, 20, 25 और 20, 30 भी नहीं है। अब माइनस करके देखो, क्या पता माइनस से कुछ बैठ जाए। 11 में से 5 गए, कितना आया, 6, 6 नहीं है। पर 25 में से आप 20 माइनस करोगे, 25 में से 5, शायद 20, शायद ये हो सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहला वर्ड और लास्ट वर्ड का डिफरेंस शायद हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अगले में ट्राई करते हैं, किसी छोटे वर्ड में से दा उठाते हैं हम। इस तरीके से बता रहा हूँ, इसी तरीके से चेक कर रहा है। दा मतलब यहाँ पर 20 आ गया,
एच कितने पे आता है, एच आपका आता है 8 पर, ई कितने पे आता है 5 पर। अभी हमने देखा माइनस से आया है और पहले और लास्ट का था, तो माइनस इधर करा हमने, हाँ 15 आ गया, मतलब पहले और लास्ट का है, चलो ये भी ठीक आ गया। तीसरे को चेक करते हैं डाटा, यहाँ हमारा क्या था 4, यहाँ था 1, तो 4 में से 1 गया 3, 3 तो आया नहीं, मतलब हमारा लॉजिक गलत हो गया, मतलब डिफरेंस तो आ रहा है मगर लॉजिक गलत आ रहा है। अब देखते हैं डाटा में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर लिख के डाटा का क्या होना चाहिए। ये डी 4 पर, ये 1 पर, ये 20 पर, ये 1 पर। अब इनका डिफरेंस देखो, छोटा डिफरेंस तो आ नहीं रहा आपका, अगला 19 आ रहा है, तो 19 कैसे आएगा 20 में से 1, यानी कि पहला और मतलब सेकंड लास्ट 2, नहीं ये भी नहीं हो, ऐसा तो है नहीं, पहले उसमें 2 थे। हमारे को एक समझ आया, अगर आपने गौर से देखा होगा इसमें लॉजिक क्या है, देखो सबसे बड़ा वाला अल्फ़ाबेट टी था ना, और सबसे छोटा वाला अल्फ़ाबेट शायद ये हो सकता है, तो 19 आ गया। ठीक है, हम आगे चेक करते हैं, इसी तरीके से किसी और को देखते हैं। देखो अब इसको उठाते हैं हम, आपका हाउ को उठाते हैं, HOW। एच कितने पे आता है 8 पर, ओ कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है 15 पर, और डब्ल्यू कितने पे आता है 23 पर। तो आप देखोगे डिफरेंस मैंने बताया था, ये दो, या तो सबसे बड़ा लेटर और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा छोटे में से घटाओ, 23 में से 8 गए तो कितना आया 15, शायद 15 तो है इधर। चलो आगे चेक करते हैं, हाउ का चेक करते हैं इसी तरह, हाउ हाउ का ही तो चेक करना था शायद हमने अभी, हाँ। अब हम आर का चेक करते हैं, एक आर शायद 19 पे आता है आपका, नहीं 18 पे आता है, और 5 पे, तो क्या बोला था सबसे बड़ा और सबसे छोटा, 18 में से एक गया 17, हाँ ये है। तो मतलब हमें समझ आया इतना करने से कि इसके अंदर पता क्या हर बार वोवल आ रहा है, मतलब कि हाईएस्ट आपका लेटर माइनस लोएस्ट वोवल, मतलब हाईएस्ट कंसोनेंट माइनस लोएस्ट वोवल का डिफरेंस है। बाकी आप इसको चेक करोगे तो सारे आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे। आप एक और चेक कर सकते हो, इसके अंदर देखो मैनी का देख लो, MANY, एम कितने पे आता है, एम आता है 14 पर, ए 1 पर आता है, एन कितना आता है, एम कितने पर था, एम था 13 पर, एन था 14 पर, और वाई आपका था कितना 25 पर। आप देखो हाईएस्ट देखो वाई 25 है, और लोएस्ट वोवल देखो 1 है, हाँ तो 24 आ रहा है। तो मतलब हमें लॉजिक मिल गया कि हाईएस्ट कंसोनेंट माइनस लोएस्ट वोवल का डिफरेंस। अब देखो हम ये हमें इजीली मिल जाएगा, इतना टाइम इसलिए लगा मैंने आपको समझाया है, बाकी आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा अगर मिलना होगा इसका लॉजिक। अब देखो हैज़, देखो हैज़ में देखो हाईएस्ट कंसोनेंट कौन सा है, एस है, एस में 19 नंबर पे आता है, और लोएस्ट वोवल कौन सा है 1 है, तो कितना आना चाहिए 18, हाँ 18 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़े, इसी तरह का ऐसे आप करोगे ओनली का, ओनली में हाईएस्ट आपका कंसोनेंट कौन सा है, वाई है 25 नंबर पे, और वोवल कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है 15 पे, यानी कि होना चाहिए 10, 10 दे रखा है, हाँ डी पे आ गया। ये देखिए आगे चलते हैं इस तरीके से, विच दे रखा है, विच में देखो हाईएस्ट कंसोनेंट कौन सा है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू आपका आता है 23 पर, और कंसोनेंट देखोगे तो वोवल देखोगे तो 9 है, 9 में से घटाओगे तो कितना आएगा 14 आएगा, ये देखो 14 है, आगे 15 है, शायद 15 आता है, ये गलत कर दिया, 9 में से घटाओगे 15 है, 14 है, 14 इधर गलत हो गया, ये देख लेना इसको। आगे देखोगे रीड, रीड पे देखोगे हाईएस्ट क्या कहते हैं कंसोनेंट आर है, आर कितने पे आता है 18 पर, और लोएस्ट वोवल कौन सा 1, यानी कि 17 आ गया। आगे चलोगे 1 दे रखा है, 1 का क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कंसोनेंट क्या है एन, एन कितने पे आता है आपका 14, और एन में से लोएस्ट वोवल कौन सा घटेगा 5, यानी कि 9 आ जाएगा आपका, ये हो गया 9। तो आपने देखा किस तरीके से ये आपकी नई तरह की कोडिंग है, पूछी जा सकती है ये, तो इस तरीके से ये मैंने पेपर सेट करा था ताकि आपको नई कोडिंग डिकोडिंग के बारे में भी पता चलता रहे। तो मान लो अभी तक हमने कितने को 5 मिनट में तो क्वेश्चन कर लिए थे, वो 2 क्वेश्चन इनइक्वलिटीज़ और सीरीज़ के। अब ये क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें ज़्यादा टाइम मत देना, ज़्यादा से ज़्यादा पहले इसका पैटर्न समझने में आप एक 1 डेढ़ मिनट देना, समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो छोड़ देना,
क्योंकि ये प्री एग्ज़ाम है, इसमें टाइमिंग काफ़ी कम होता है। तो अभी तक देखा तो इस क्वेश्चन को हम 3 मिनट में कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो 8 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 15 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास कितने बचे हैं? अब हमारे पास 12 मिनट बचे हैं और हमारे पास सारी पज़ल बची है। अब हमें पज़ल में देखना है, पज़ल में से कौन सी पज़ल सेलेक्ट करनी चाहिए। देखते कौन कौन सी पज़ल आई थी। एक तो आपकी आई थी पज़ल मंथ एज वाली, 8% है। दूसरी आपकी आई थी एक, कौन सी आई थी, एक आई थी रो वाली। ये देख लेते हैं पजल कौन कौन सी आई थी। आपने लिखा होगा साइड में आके, तो ये आई थी 3 वेरिएबल वाली, ये वाली। और दूसरी ये आई थी आपकी, और एक आई थी आपकी फ्लोर वाली, 8 फ्लोर वाली। तो आप चाहो तो रो को ट्राई कर सकते हो या फ्लोर को कर सकते हो। आप मेरे हिसाब से पहले आप रो को ट्राई कर लो, क्या पता ये इजीली बन जाए। इसमें 9 मेंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है। मैं आपको अगेन इसके लिए 3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट में कीजिए आप, फिर मैं बताता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। 9 पर्सन से ये नाम दे रखे हैं, आप नाम मत पढ़ना, ये टाइम बर्बाद करेगा। सीधा आगे बढ़ते हैं। आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। मतलब इस इन्फॉर्मेशन से हमें पता चला कि 9 मेंबर है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं। और बाकी यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो जैसे इसने बोला 9 मेंबर, मैंने 9 मेंबर ड्रॉ कर लिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको भी इसी तरह ट्राई ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे लो रो 1 2 3 4 ऐसे करोगे तो टाइम बर्बाद होगा। सीधा सीधा काट लो 9। और मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ इस पेपर, मतलब पजल को सॉल्व करने से पहले। जब भी आपके सारे मेंबर नॉर्थ फेस कर रहे होते हैं, यानी कि वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो आपका ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। बाकी आपने मेरी जो पज़ल की सीरीज चल रही है उसमें देखो, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन करा हुआ है। चलो सीधे हम पज़ल पे चलते हैं। देखो पहले मैंने पहला पॉइंट हाईलाइट करा है, देखते हैं क्यों हाईलाइट करा हुआ है ग्रीन से। देखो क्या बोलता है, ए सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं अभी। उसके बाद कुछ और भी बोला गया, ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। हमने लिखा ए थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यानी कि देखो ऐसे काउंट करते हैं, 1 लेफ्ट सी से
सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट। तो हो गया ना ए थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। एंड आपको मैंने बताया हुआ है कई बार, एंड मतलब ए के बारे में बोल रहा है, यानी कि पहले वेरिएबल के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि ए फोर्थ राइट ऑफ डी, फोर्थ राइट ऑफ डी 1 2 3 और डी, तो 1 राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। तो आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9 में से 8 के बारे में तो हमें पता चल गया, ये सिक्वेंस में ही आएंगे कहीं पर भी। और आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, आप क्वेश्चन को देखो, एज मैनी पर्सन सिट लेफ्ट टू डी, मतलब डी के बारे में कुछ बोला गया है, यानी डी से रिलेटेड कुछ है। तो हमारे मतलब हम इस पॉइंट को अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो इम्प्लीमेंट कैसे करना है, या तो आप डी यहाँ लिखो पहले पे, फिर 1 2 3 का गैप ए यहाँ, फिर 2 का गैप 1 2 यहाँ, ये कंडीशन है। या दूसरी आ सकती है डी 1 2 3 ए 1 2 3, और तो कोई कंडीशन बन नहीं सकती ना। तो हमने सीधा दो पॉसिबिलिटी से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आगे डी के बारे में ही बोला था। देखो यहाँ मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, इस तरीके से लिया है जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया, और इस तरीके से, और कोई कंडीशन बनेगी नहीं क्योंकि एक साथ आएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। देखो ये मैंने आपका येलो साइलेंट करा है, एज मैनी पर्सन सिट लेफ्ट टू डी, इसका मतलब है जितने पर्सन डी के लेफ्ट में बैठे हैं, इज़ इक्वल टू, यानी कि बराबर है एज मैनी पर्सन राइट ऑफ ई। ठीक है, अब तो हम कर सकते हैं। हम देखो डी और ई में से हमारा कोई वेरिएबल दे रखा है ऊपर, हाँ डी दे रखा है। अब डी के लेफ्ट में कितने हैं, मैंने बताया था लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट में कितने, जीरो है, तो ई के राइट में कितने होने चाहिए, जीरो। डी के लेफ्ट में कितना है, एक, ठीक है, तो ई के राइट में कितना होना चाहिए, एक, ये ई आ गया। अगली स्लाइड में देख सकते हैं क्लियर में, मैंने ये देखो यहाँ पर यहाँ प्लेस कर दिया, ये ई यहाँ आ गया, इसके राइट में जीरो हो गए क्योंकि इसके लेफ्ट में जीरो थे, और डी के लेफ्ट में कितना था, एक, तो ई के राइट में भी एक। आगे चले, ये देखो क्या लिखा है, ग्रीन से हाईलाइट करा है, एफ सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी। एग्जैक्टली बिटवीन क्या मतलब होता है, तो देखो पहले डी और ए ढूंढ लो, डी ये रहा, ए ये रहा, सिमिलरली ऊपर है, इन दोनों के ठीक बीच में, ठीक बीच में क्या होगा, देखो इनके बीच के मेंबर गिनो, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, तो बीच में क्या आएगा, बीच में यही वाला तो आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका एफ बैठेगा, इसकी इधर भी एक राइट, इधर भी एक लेफ्ट, इधर इसी तरीके से एफ यहाँ बैठेगा। ये देखो अगली स्लाइड में दिखाया हुआ है। अगला क्या है, कोई लाइन हमारी, एच थर्ड राइट ऑफ जी, एच थर्ड राइट ऑफ जी, इसका मतलब क्या है, एच सिट्स थर्ड राइट ऑफ जी, जी हमारा कहीं होगा उससे थर्ड राइट, एक राइट दो राइट और थर्ड राइट, यानी एक राइट दो राइट थर्ड राइट जी है, एच सिट्स थर्ड राइट ऑफ जी। अब देखो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली कंडीशन में देखो, मैं अगर जी यहाँ बैठा दिया तो 1 2 3 एच आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ बैठा के देखो, जी यहाँ बैठाया 1 2 3, देखो जी फिर दोबारा करते हैं, गलत हो गया सर, जी यहाँ बैठाया तो 1 2 3 एच नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ए बैठा है। अब एक स्पेस ये खाली है, जी यहाँ बैठाया तो 1 2 3 एच आ जाएगा। अब एक स्पेस ये वाला खाली है, यहाँ जी बैठा के देखो 1 2 3, यहाँ एच नहीं आएगा, ऑलरेडी ई बैठा है, यहाँ बैठाओगे तो आपकी रो कम पड़ जाएंगी मेंबर ही, तो एक ही हमें फिक्स बचा है, यानी कि आपको जी यहाँ बैठाना पड़ेगा, 1 2, यहाँ नहीं यहाँ बैठाना पड़ेगा, जी 1 2 3 एच यहाँ आएगा। नीचे वाले में इसमें प्लेस करने की कोशिश करो, देखो जी यहाँ बैठाया 1 2 3 एच, ऑलरेडी एफ नहीं आएगा, जी यहाँ करा 1 2 3, ऑलरेडी ये नहीं आएगा, यहाँ पर जी करके देखो 1 2 3, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ करोगे तो मेंबर कम पड़ जाएंगे, मतलब कि हमें फिक्स मिल गया। नीचे वाली कंडीशन तो हमारी ख़त्म हो गई, एलिमेंट होगी पॉसिबिलिटी, सिर्फ ऊपर वाले में एक आएगा। देखो अगली स्लाइड में क्लियर लिखा हुआ है, ये देखो आप देख सकते हो कितने, यहाँ पर मैंने इसको रेड से कर लिया, यहाँ पर आप प्लेस ही नहीं कर सकते इन दोनों को कहीं पर भी, पर ऊपर में एक ही कंडीशन थी, यहाँ जी 1 2 3 एच, तो मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखो लास्ट बचा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट टू बी, जितने पर्सन बी के राइट में है, बी के राइट में, राइट लिखा है ना, इज़ टू मोर देन, यानी कि दो ज़्यादा होंगे, द पर्सन लेफ्ट ऑफ आई, आई के हैं, मतलब आई के में लेफ्ट में मान लो मेरा एक्स है, तो राइट में कितने होंगे, एक्स प्लस टू। अब देखो दो जगह ही बची हैं आपकी, एक और दो, आप कहीं पर भी बिठाओ। सबसे पहले चलो मैंने यहाँ पर आई बिठा के देखा, तो इसके राइट में कितने, इसके लेफ्ट में कितने, एक, एक ही तो है, तो बी के राइट में कितने होने चाहिए, तीन, तो फिक्स हो गया हमारा, बी आई आ गया। मगर आप यहाँ पर करके देखोगे, यहाँ अगर मान लो आई मैंने यहाँ बैठाया, इसके लेफ्ट में कितने, एक दो तीन चार पाँच, तो आपके सी के राइट में कितने होनी चाहिए, मतलब बी के राइट में कितने होने चाहिए, एक दो तीन, कितना आया था, एक दो तीन चार पाँच, सात आना चाहिए, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ भी हो गया। आप ध्यान से देखो फिर, शायद इसमें कुछ गलती कर रहे हैं हम, बी के जितने राइट में दो ज़्यादा हैं, सो इरेज कर लेते हैं यहाँ से,
दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को। जितने आपके बी के राइट में हैं, दो मोर देन है, ठीक है, चलो मैंने बी यहाँ बैठाया है, यानी कि दो मोर देन है ना इधर, यहाँ 3 है, ठीक है। और ई के लेफ्ट में कितने होने चाहिए आपके, ई के लेफ्ट में होना चाहिए 1, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। और दूसरे में आप यहाँ पर अगर आई बिठाया, यहाँ पर बी बिठाया, आई के में कितने राइट में, 1 2 3 4 5 6 7, बी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी आएगी, आई बी यहाँ भी आ सकता है, आई बी यहाँ भी आ सकता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हुआ। हम अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आप कर लेना, आई बी और आई बी के साथ में पॉसिबिलिटी है। ये देखिए अगला क्या है, हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ ए, सेकंड राइट ऑफ ए कौन है, देखो ए के सेकंड राइट में 1 2 3, यानी कि सी फिक्स है, आ जाएगा। आगे चले, हाउ मैनी पर्सन हु पर्सन सिट लेफ्ट टू एच, मतलब राइट टू एच के जितने पर्सन है उसी तरह कितने पर्सन है लेफ्ट के, मतलब कोई पर्सन है या एच एस के में राइट में 2 है तो एक पर्सन होना चाहिए, उसके लेफ्ट में 2 होने चाहिए, तो एफ ही होगा, एफ के में 2 है, ये रहा आंसर। अगला है, हु सिट्स कॉर्नर, कॉर्नर पे कौन बैठा है, देखो डी बैठा है और आई, आप डी ई ढूंढो, ये देखो ई डी आ गया, ये रहा आंसर। अगला है, हाउ मैनी पर्सन सिट राइट टू ए के राइट कितना, राइट की तरफ इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 4 आ गया। अगला है, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में कितने, डी एंड के बीच में 3 है। आपने देखा इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बाकी इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी, उससे तो आपके किसी आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ा, आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेना, बी आई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, और आई बी, इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी है। बाकी अभी तक हमने देखा किस तरीके से क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था और मतलब करने में ठीक ठाक था, और इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो हमने देखा अभी तक हम 15 क्वेश्चन कर चुके थे शायद, और 5 क्वेश्चन और हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। और कितने मिनट थे, पहले हमने दिए थे 2 मिनट इनिक्वलिटी में, फिर 3 दिए थे मिक्स सीरीज़ में, 3 मिनट दिए थे हमने कोडिंग डिकोडिंग, कितने हो गए, 7 मिनट हो गए ना, 13 मिनट बचे थे इस पजल में। मान लो आपके 4 मिनट, 4 नहीं कितने बचे, 13, 3 ही मिनट लगेंगे, 10 मिनट बचे हैं। अब 10 मिनट में हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जो आपके इजीली हो जाएं। अब देखो इस तरीके से ये तो हो गया, अब ये वाला ट्राई करके देखो, ये मेरे को इजी सा लग रहा है, सिर्फ इसमें 3 वेरिएबल है, इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। 1 मिनट, मैं अगेन आपको फिर से 3 मिनट देता हूँ, उसको कीजिए।
चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। नाम दे रखे हैं ABCDE आर 5 फ्रेंड लिव इन 5 फ्रेंड है, ठीक है, नाम दे रखे हैं। दे हैव देयर अकाउंट विद डिफरेंट बैंक दे रखे हैं। टू ऑफ दोज बैंक आर, इनमें से दो बैंक है ICICI बैंक और एक SBI। ऑल ऑफ देम लाइक लिव इन डिफरेंट सिटी का नाम दे रखा है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन थी, पजल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। चलो देखते हैं 3 वेरिएबल पजल है, क्या होता है इसके अंदर। मैंने देखो इस तरीके से टेबल आपकी बना ली, आप बना सकते हो, नहीं तो सीधा भी लिख सकते हो इसके अंदर। पहले हम गए, देखो ये मैंने हाईलाइट करा है, यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। इस ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जब भी आपके 2-3 वेरिएबल हों तो आप देखोगे कोई भी 2 वेरिएबल या तो पॉजिटिव दिए हुए हैं या तीनों दिए हुए हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर दो। अगर कोई नेगेटिव दिया हुआ है, मान लो ए के बारे में कुछ नेगेटिव दिया, तो आप उसको स्टोर मत करो, आप उसको साइड में लिख लो। तो अब देखते हैं मैंने ये क्यों आपका हाईलाइट करा है, देखते हैं। ए हैज़ एन अकाउंट विद BOI, ठीक है, एंड ही लिव्स इन सिटी आर। मतलब ये तो पूरा ही मिल गया हमें, पूरा ही पॉजिटिव है। तो आप लिख दो ए का अकाउंट है BOI और लिव करता है वो आर सिटी में। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको क्लियर यहाँ पर एक दिखाया हुआ है, ये देखिए A BOI में और आर नंबर सिटी में रहता है। आगे हम गए, ये देखोगे आप आगे, आप सोचोगे इतना क्यों छोड़ दिया, अभी आपको पता चलेगा। देखो आप बीच क्या पढ़ोगे, क्या लिखा, डी हैज़ नो अकाउंट विद एक्सिस बैंक। डी के पास कोई एक्सिस बैंक नहीं है, एक्सिस बैंक में नहीं है, मगर लेता है T सिटी में। आप चाहे तो सिंप्लीमेंट कर सकते हो, मगर मैंने यहाँ पर एक और जो पूरा ही आपका पॉजिटिव है वो मैंने सर्च करा था, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। द पर्सन हु लाइक एन IDBI, वो एस बैंक में, मतलब एस सिटी में रहता, तो SIDBI, ये देखो SIDBI। अगला है क्या है आपका, ये देखो ये करा है मैंने यहाँ पर हाईलाइट ग्रीन से, EPCT, ठीक है। आप अब मैंने ऊपर का हाईलाइट करा है, देखते क्या है इसके अंदर, क्योंकि शायद इसमें एक नेगेटिव दिया होता है इसलिए मैंने इसको आपका हाईलाइट करा था। ये देखिए मैंने पहले पॉजिटिव ढूंढ लिए सारे। ये देखो ये है आपका येलो से, डी हैज़ नो अकाउंट, ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नो मतलब अकाउंट नहीं है उसका, विद एक्सिस बैंक एंड लीव इन सिटी T। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डी लीव रहता है आपका T सिटी में और एक्सिस बैंक में नहीं है, तो आप साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सिस बैंक में नहीं है। अगली स्लाइड में आप देखोगे ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो डी T सिटी में लेता है, मैंने रेड से उसके सामने ही लिख दिया कि वो एक्सिस सिटी में, मतलब एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है इसका। आगे हम गए, ये देखिए लास्ट लाइन है इसकी, जो मैंने आपका ग्रीन से हाईलाइट करा है, बी हैज़ नो अकाउंट विद आइदर एक्सिस और SBI, ठीक है। बी का अकाउंट ना तो एक्सिस में ना SBI में, एंड ही लिव्स क्यू सिटी, मतलब 2 पॉजिटिव मिल गया, तो आप यहाँ इम्प्लीमेंट कर लो, बी रहता है क्यू में और यहाँ पर लिख देना एक्सिस में नहीं है, उसमें नहीं है, क्या कहते हैं SBI में। देखो यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया आपको, बी क्यू सिटी में रहता है और एक्सिस में नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अब देखोगे अब हमारे लगभग सारे पूरे हो गए, अब हमें बैंक अरेंज करना है। यहाँ देखोगे तो यहाँ तो पूरे हो गए और यहाँ भी पूरे हो गए। आप देखोगे एक ही तो बचा है, वो नाम लिख दो कौन सा, ABC बचा है, C लिख दो। ये देखोगे आप, अब हम बैंकों को अरेंज करेंगे। देखो बैंक कैसे अरेंज करने होते हैं, इसी स्लाइड में बताता हूँ आपको बैंक अकाउंट कैसे अरेंज करने हैं। देखो सबसे पहले देखो एक्सिस बैंक यहाँ नहीं आएगा, एक्सिस यहाँ नहीं आएगा, एक्सिस कॉमन है ना दोनों में, ऊपर तो आ नहीं सकता ऑलरेडी है, तो एक ही जगह बची, एक्सिस यहाँ आ जाएगा। देखो अगली स्लाइड में मैंने एक्सिस बैंक यहाँ लिख दिया। आगे बढ़े हम, आगे देखो यहाँ पर एक और बताता हूँ, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर SBI नहीं आएगा, तो SBI ऊपर 3 में तो आ नहीं सकता, ऑलरेडी बैंक दिए हैं, तो SBI इधर आएगा, बचा हुआ एक इधर आ जाएगा। ये देखो, ये देखिए इस तरीके से मैंने बचे हुए लिख दिए।
हमने देखो इस पजल में क्या सीखा, ये नाम की सिर्फ थ्री वेरिएबल पजल थी। ये पजल इसलिए दी गई थी क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसको देख के छोड़ दे कि भाई 3 वेरिएबल आया है। बल्कि आपने देखा होगा जो हमने रो पजल करी थी प्रीवियस, इस बार इससे पहले, तो वो उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा ही इजी है। होता क्या है कि एग्जामिनर कुछ ऐसे ऊपर वर्ड दे देता है जैसे कि यहाँ पर, तो बच्चा सोचता है कि यार ये तो 3 वेरिएबल कठिन होगी, पर ऐसा नहीं है। आपको अंदर का उसका कंटेंट पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम देकर, जब भी आपके समझ आएगा कि भाई पजल में क्या बोला गया। देखो ये पजल तो उससे भी इजी थी और कितनी आसानी से बन गई। बाकी इसके हम कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस इजी पूछे जाते हैं जनरली, जैसे हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एन अकाउंट विद एसबीआई। एसबीआई का अकाउंट किसके पास है, तो सीधे एसबीआई पे जाओ, तो एसबीआई का अकाउंट तो डी के पास है, क्योंकि ये तो नई में और ये सिटी है, तो डी हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी पे है डी। अगला चलते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डज लीव। अब सिटी पूछा है, डी सिटी में कौन सा पर्सन लीव करता है। देखो डी ढूंढो, टी ढूंढा, इसकी सिटी कौन सी है, टी, तो टी आ गया आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे गए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक सी हैज़ अकाउंट। किस बैंक में सी का अकाउंट है, देखो सी पे गए, सी का बैंक आईडीबीआई में, आईडीआई कहीं दे रहा है, हाँ ये रहा। अगला है, फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। ये कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, देखो सी पी दे रखा है, सी ए रहा पी ए रहा, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ई क्यू दे रखा है, ई ए रहा क्यू, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। बी आर दे रखा है, देखो बी आर इधर आ गया, नहीं है। ए आर दे रखा है, ए आर, हाँ ए आर का है, देखो ए आर सामने सामने, ए आर सिटी में रहता है। आगे का चेक कर सकते हैं, बी पी, बी ए रहा पी ऊपर है, नहीं है। तो हमारा ऑड वन ये मतलब ट्रू कौन सा है, इसमें ये है ए आर। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, इसमें पूछा कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है। देखो ए एक्स एस बी आई में नहीं, ए तो बी वाई में, सी एक्सिस में नहीं, सी आई डी आई में, डी आई डी आई बी में नहीं, एस बी आई में, ई एक्सिस में है, हाँ ई एक्सिस में है, तो ये सही हो गया हमारा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, करने को देख सकते हो, बी एस बी आई नहीं है, बी तो आई सी आई सी है। देखो यहाँ आंसर दे रखा है। तो अभी तक हमने क्या देखा इस पेपर के अंदर, देखो अभी तक हम 20 क्वेश्चन तो कर चुके थे, 5 क्वेश्चन और करेंगे, 25 हो गए, और हमारे पास 10 मिनट बचे थे। आपको देखो इस पजल में कम से कम प्रीवियस और इस पजल में मिला के कम से कम आपको कितना भी टाइम, 4 मिनट तो लगेंगे ही, और 6 मिनट बचे हैं। अब आप 6 मिनट में सिर्फ एक ही पजल कर सकते हैं, जिसकी मतलब कि पजल अच्छी है वो चाहे तो कर सकता है, मगर हो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपको कूल कूल माइंड से ये देखना है कि अब आपको कौन सी पजल चॉइस करनी है। आपके पास 6 मिनट बचे हैं, सिर्फ 6 मिनट में एक पजल हो सकती है, क्योंकि कोई इतनी भी आसान पजल हो तो आपकी कम से कम पजल बनाने में 3 से 3.5 मिनट लगेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर टिक करोगे उसमें आपका 30 सेकंड लग जाएगा, तो 4 से 5 मिनट तो लगेंगे ही, और इतना ही टाइम आपके पास बचा है। अब देखो हम कौन सी कर सकते हैं, हमारे पास 2 पजल बची है, एक तो फ्लोर है, ठीक है, और एक एज वेज है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फ्लोर पजल मैंने देखी थी, वो थोड़ी उसकी लैंग्वेज थोड़ी मतलब कि ईजी नहीं थी। अब हम सीधा चलेंगे कौन सी पजल पर, एज बेस पर। ये देखो वो छोटी सी भी पजल थी, शायद वो बन जाए आसानी से, उसको पढ़ना थोड़ा क्या लिखा है उसके अंदर। ये देखिए, ये रहा एज बेस पजल है ये, देखो उसको करियो। मैं आपको फिर से 3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट के बाद बताऊँगा कैसे होगा, इसका क्या आंसर होगा।
चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं बताता हूँ क्या है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो इसमें 8 पर्सन है, नाम दिए बॉर्न इन डिफरेंट ईयर दे रखे हैं। द एजेस आर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर, मतलब जो उनकी एजेस निकालनी है ना, वो करंट ईयर के हिसाब से निकालनी है जो 2020 है। सेम मंथ एंड सेम डेट, मतलब कि ये सारे बॉर्न हुए हैं, मतलब कि जैसे कि 1942 का है, ये सेम डेट में है और सेम मंथ में 1948। मान लो 1948 वाला पहले महीने और पहली डेट पे पैदा हुआ है 1 जनवरी को, तो सारे 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी को ही पैदा हुए हैं। इस क्वेश्चन में होता क्या है, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, मगर इसके अंदर शुरू के जो कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी थोड़ी मतलब वो होती है, थोड़ी सी सही होती है। अगर किसी स्टूडेंट की कैलकुलेशन वीक है तो ये क्वेश्चन उसके लिए काफ़ी कठिन पड़ जाता है। तो देखते हैं चलो इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, ये इन्फॉर्मेशन थी। देखो जो इन्फॉर्मेशन दी है इसने उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। देखो आपको वैसे ही लेना है। देखो 8 ईयर थे तो ईयर आपको ऐसे ही लेने हैं। सबसे पहले लेना है सबसे पुराना वाला, मतलब नीचे से स्टार्ट कर दो, जो करंट से सबसे मतलब 2003 के पहले 91, फिर 78, 72, 69, 63, और इनकी एज निकालनी थी 2020 में। तो ये एज निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप सबसे पहले सबसे नीचे वाला ले लो, इससे इजी पड़ेगा। तो 2020 में से जब 2003 माइनस करोगे तो 20 में से 3 गया कितना, 17 आ गया, ठीक है। अब आपको बार बार नहीं माइनस करना, अब आप इसमें ऐड करो। अब देखो 91 से 2003 के बीच में कितना अंतर है, देखोगे आप, यहाँ पर 9 साल हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 3, 12 हो गया ना। अब 17 में आप 12 जोड़ दो सीधा, क्योंकि जो पहले पैदा हुआ है उसकी एज तो बढ़ेगी ना, बड़ा होगा वो, तो कितना होगा 29। सिमिलरली आप इसमें देखो 29 में ये 78 है, 78, 79, 80, 2 हो गए, और फिर पूरा हो गया कि 10 साल 90 तक, फिर एक 20, 13 हो गया। तो आप 29 में 13 जोड़ोगे कितना आएगा, 2, 42। तो इस तरीके से आप एज कैलकुलेट हो जाएगी। आप एक की एज निकालोगे तो सबकी निकलती जाएगी। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ कठिन नहीं होता, सबसे मेन मतलब कि जो चीज़ होती है यही होती है। अगर ये आपने सही बना लिया तो पज़ल बहुत ईजी होती है। बाकी मैं देखते हैं इसमें क्या लिखा है, मैं करता हूँ इस पज़ल को। देखो ये देखो क्या है, पहले लिखा टी वाज बोर्न बिफोर 1963। टी बोर्न बिफोर हुआ 1963 से, इसका मतलब क्या है, देखो 1963 तो एक यही है और इससे पहले पैदा हुआ है, तो टी कहाँ हो सकता है, देखो टी यहाँ पर भी हो सकता है, टी यहाँ पर भी। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, मैंने ले ली एकदम। ज़्यादा दिमाग लगाए अपने आप कट जाएगी, कटनी होगी। तो देखो दो जगह आएगा ना, बिफोर है, ये देखो मैंने यहाँ पर कर दिया। आपका यहाँ से स्लाइड में देख सकते हैं टी बिफोर 1963, या तो 48 में या 42 में। अगले चलते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर आपका येलो से हाईलाइट किया है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एंड डब्ल्यू इज़ 21। इसका मतलब है टी एंड डब्ल्यू की एज 21 है। आप सोचोगे इसको मैंने क्यों लिया, आप देखोगे यहाँ पर टी तो हमें मिला हुआ था, अब डब्ल्यू तो ईजिली निकल जाएगा। अब देखो ये पहले वाले ही पॉसिबिलिटी है। दूसरी आप देखो ये 48 है, अब 48 में आप 21 माइनस करके देखो, वैसे 21 माइनस करो कितना आएगा, देखो 7 और 2, यानी कि 1927। देखो 1927 तो है नहीं पीछे, तो डिफरेंस है, तो मतलब एक तो आदमी की इसके अंदर ज़्यादा होगा, एक कम होगा। एक की दे रखी है, चलो माना मैंने कि 48 वाला आपका क्या था, ज़्यादा था, मतलब कम एज थी, तो उसमें से माइनस करा तो है नहीं 27। अब ऐसे करो 48 में आप 1948 में 21 जोड़ो, कितना आता है, 9 और 6। देखो 63 है कहीं, यहाँ 63 है, तो आप यहाँ सीधा सीधा प्लेस कर दो, 63 प्लेस कर दो। ये इसकी ट्रिक होती है कि कौन सा, डब्ल्यू। इसी तरीके से आप इसमें से देखोगे माइनस नहीं करोगे, क्योंकि माइनस करोगे तो पीछे जाएगा, और पीछे सन नहीं दे रखे। तो 42 में आप 21 जोड़ोगे 3, 63, यानी कि यहाँ 63 डब्ल्यू आ जाएगा। अगली स्लाइड में देखते हैं, ये देखो ये मैंने क्लियर दिखाया है, ये देखो यहाँ पर आपका प्लेस हो गया। अगला चलते हैं, देखो यहाँ पर है, ये है ग्रीन से हाईलाइट किया है, पी इज़ ओल्डर देन डब्ल्यू। ठीक है, पी इज़ ओल्डर देन डब्ल्यू, मतलब पी ई से पहले पैदा हुआ है। ओल्डर का मतलब क्या, पहले ही पैदा हुआ होगा ना, अब ये 69 है तो इससे पहले ही ओल्डर आएगा ना, नीचे जाओगे तो यंगर हो जाएगा। पर आगे हमने पढ़ा बट नॉट ओल्डेस्ट, मतलब पी के बारे में बोल रहा है, ओल्डेस्ट नहीं है। ओल्डेस्ट कौन सा है इसके अंदर, 42 है, तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो पी के लिए कौन सी स्पेस बचा, यही तो बचा। इसी तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी जाओगे तो पी यहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी टी बैठा है। अगली स्लाइड में चलते हैं, देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, डब्ल्यू से पहले पी था और वो ओल्डेस्ट नहीं है, तो इसमें एक कंडीशन बनी, यहाँ आ नहीं सकता, और यहाँ पर तो एक एक ही कंडीशन है, फिक्स है, और यहाँ पर भी फिक्स है, वैसे तो एक ही जगह आएगा क्योंकि ऑलरेडी टी बैठा है। अगला देखते क्या लिखा है, क्यू बर्थ ईयर इज़ ऑड नंबर ईयर। ये काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, इसने बोला बर्थ ईयर,
ना कि एज। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जिस ईयर में पैदा हुआ है वो ओड है। ओड आपको पता ही है, और ईवन पता है, जैसे कि 1942 आपका ईवन है, और ये ओड ये हो गया 1963। तो पी ओड में पैदा हुआ है, ठीक है, हमने साइड में लिख लिया। देखो ओड पहली वाली पॉसिबिलिटी में जाओगे, देखो ओड कहाँ कहाँ आ सकते हैं। एक तो ओड ये आ सकता है, ये आ सकता है। दूसरी वाली में जाओगे, एक जगह ओड ये है 1969, एक 1991, एक 2003, काफ़ी जगह आ रहा है, तो हमने इसको साइड में स्टोर कर लिया। ठीक है, आगे हम बढ़े। ये देखो आगे लिखा था नाइदर क्यू नॉर आर इज़ 17 ईयर ओल्ड, तो 17 ईयर हमने एज निकाल दी थी, यानी क्यू आर यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, आगे हम और बढ़ते हैं। ये देखो रेड से मैंने हाईलाइट करा है, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ क्यू आर इज़ लेस देन 5 ईयर। मतलब क्यू और आर की जो एज है, क्यू और किसकी, यू की एज है, वो लेस देन 5 ईयर है। ठीक है, अब हम इन सारे पॉइंटों को मिक्सअप करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। पहला बोलता क्यू बर्थ ईयर नॉट ऑड ईयर, और यहाँ तो मना कर दिया इसने, 17 साल का नहीं है। तो पहली पॉसिबिलिटी में जाओगे, देखो क्यू के लिए कौन सा बर्थ ईयर बचा ऑड वाला, ये ईवन है, ईवन है, तो क्यू के लिए तो एक ही बचा ना, ये 1991। देखो और कोई और है नहीं, 1992 तो ईवन है, ये इधर तो भर गया सारा प्लेस, चेक ही मत करो। 1972 और ईवन है, ये भी ईवन, एक और बचा, और नीचे तो मना कर ही दिया था, क्यू आर आएंगे नहीं। आप देखोगे, अब दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में जाओगे, चलो इसी पॉसिबिलिटी को पहले कंप्लीट करते हैं। और लिखा है डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ क्यू एंड एस। क्यू एंड एस का जो एज है वो 5 ईयर से कम है। देखो अब इन दोनों का एज निकालो, क्यू एस के बीच में देखो, 19 में से आप 17 माइनस करो, कितना आएगा, 2 1 12, यानी कि 12 5 से साल कम नहीं है, यहाँ तो नहीं आ पाएगा। इसी तरह से 42 में से 29 माइनस करो, देखो 42 में से मैंने 29 माइनस करा, कितना आया यहाँ पर, 3 और 1 13 आ गया। जब यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक ही नहीं आएगा, आप यहाँ माइनस करोगे तो एज और बढ़ जाएगी। तो फिक्स हो गया, इस वाली कंडीशन में पॉसिबिलिटी हमारी एलिमिनेट हो गई। मैंने पहले ही बताया था इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। बाकी दूसरे पे चलते हैं। देखो दूसरे पे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इरेज कर कर। देखो क्यू यहाँ तो आएगा नहीं, मना कर दिया। एक तो क्यू यहाँ आ सकता है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ ईयर था ना उसका, और एक क्यू यहाँ आ सकता है। चलो मैंने ऐसी साइड में अपने याद के लिए रख लिया। और लिखा था डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड यू इज़ कितना, 5 ईयर लेस देन, पर 5 से साल। देखो फिर से आप यू यहाँ पर रखोगे, यू यहाँ रखोगे, नहीं आ पाएगा ना इधर। अभी मैंने प्रीवियस वाले में बताया था यहाँ से नहीं आएगा, तो आपको यू यहाँ रखना पड़ेगा। देखो 1972 में रखो, कितना एज हो गई इनकी, 3 साल। और आगे बढ़ोगे 1978 में, किसमें से, 69 में से, तो कितनी हो गई, 9 साल हो गई, तो नहीं हो पाएगा। तो आपका फिक्स हो गया, क्यू आपका आ गया 1969 और यू आ गया आपका 72। ये देखिए यहाँ पर अगली स्लाइड में मैंने आपको देखो क्लियर बताया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्यू रख के अभी बताया है, आपका आ नहीं पाएगा। पर यहाँ पर आप देखोगे क्यू आपका और डेट पर है, और क्यू यू के बीच में जो एज है 5 साल से कम होनी चाहिए। लिखा है ना लेस देन 5 ईयर, का मतलब क्या होता है, 5 साल से कम, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, 2 3 4 तक होगी, 5 नहीं होगी। और यहाँ तो क्यू आर आ ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। देखो मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया था, ये क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी हट जाएगी। आगे चलते हैं। अब कौन सा बचा है आपका, एक पॉइंट बचा है बस, उसको इम्प्लीमेंट करते हो पजल बन गई आपकी। द सम ऑफ एज ऑफ एस आर एंड एस इज़ 59। आर और एस की एज का सम 59 है, एज हमने निकाल रखी है। देखो आर इधर तो आ नहीं सकता, छोड़ दो, इन दोनों 3 जगह बची, आर और एस। अब देखो 42 में 29 जोड़ के देखो कितना आता है, 71 नहीं आ पाएगा। 42 से 29 का पेयर नहीं बना, 29 से 17 का बनाओगे कितना आएगा, 6 36 नहीं हो पाएगा। अब एक पेयर बचा, 48 और 71। 42 में 71 जोड़ोगे तो आपका 59 आएगा। जब ये 59 आएगा तो यानी कि आपका यू और आर के बीच में होता है ना, आर एस इधर में से कहीं आएगा, एक आर एस इधर में से आएगा। पर एस को आपने इसने मना करा था कि 17 ईयर का नहीं है, तो हमारी कंडीशन फिक्स हो गई। आर आपका आएगा 42 साल का, और एस आपका आएगा 17 साल का। ये देखिए अगली स्लाइड में, ये मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। एस आपका यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, ऐसा गया। अब देखो इसके अंदर आपका पजल पूरी हो गई, और एक मेंबर बचा, उसका नाम यहाँ लिख दो। ये देखो मैंने यहाँ पर छोड़ा, यहाँ पर वी आ गया। तो देखा किस तरीके से पजल हमने सॉल्व करी। इस पजल में क्या था, देखो इस पजल में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी थी, मगर इसमें कैलकुलेशन था, सारा कैलकुलेशन का खेल था। अगर किसी स्टूडेंट की कैलकुलेशन वीक होगी तो वो इस पजल को ना करे, वो कुछ और कर ले, क्योंकि वो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। बाकी आप लोगों की कैलकुलेशन तो ठीक ही होगी,
बाकी मैं इसके क्वेश्चंस बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस ये पूछ सकता है। देखो जो पजल जितने मतलब कि क्वेश्चन उसके बहुत ही ईजी होते हैं ज़्यादातर, खासकर किलर के। अब देखो उसमें पूछा हु वाज बोर्न इन 2003। अब सीधा 2003 पे जाओ, 2003 पे गए, कौन पैदा हुआ है, एस हुआ है, एस दे रखा कहीं, हाँ ये रहा एस बी ऑप्शन में। अगले में गए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एज इन टी यू एंड यू। टी एंड यू के बीच के एज का डिफरेंस पूछा है। देखो टी ढूंढो, ये टी ये रहा, यू ये रहा। 78 में से 48 का था, तो डिफरेंस है, माइनस नहीं पूछा इसने कौन बड़ा है कोई, तो डिफरेंस आप बड़े में से छोटा घटाओगे कितना आएगा, 70 में से 48 30 आएगा। देखो डी में दे रखा है 30। अगले पे गए हम, व्हाट इज़ द सम एज ऑफ यू एंड आर। यू आर एक का एज का सम क्या है, देखो यू पे जाओ सीधा, यू कहाँ है यहाँ पर, ये रहा 48, और आर पे जाओ, आर कितना है 42, यानी कि 48 42 को जोड़ दोगे तो 90 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हु डब्ल्यू इज़ बोर्न इन विच ईयर। ये पूछता है डब्ल्यू किस ईयर में पैदा हुआ, देखो डब्ल्यू पे जाओ 1963। अगेन हम गए, आगे पूछा है इसने फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है। देखो इसमें ऑड क्या है, पी 1963 है क्या, नहीं गलत है ये तो बात। अगला वी 2003 है, नहीं गलत है। एस 1948 है, नहीं वो तो पी बैठा हुआ है। आर 1978 है, आर 1917 हाँ ये सही लग रहा है। और अगला क्यू 1942 है, गलत है। मतलब आपको ऑड वन आउट करना था, ना कि ट्रू। ऑड वन आउट देखोगे इसमें से 4 तो गलत दे रखे हैं, सिर्फ एक ही सही है, आर 1948। तो इस तरीके से देखो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इस पेपर के अंदर देखोगे तो ये पेपर ना मॉडरेट टाइप का था, ये इजी नहीं था। हमने हर तरह के पेपर करे हैं, पहले कुछ सेशन में देखोगे तो बहुत इजी करे हैं, और कुछ में हमने थोड़ा सही रखा है लेवल, ये थोड़ा मॉडरेट था। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका कोई भी स्टूडेंट होगा जो काफ़ी भी अच्छा होगा, 27 से 30 के बीच का गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। और आपने देखा होगा अभी तक हमने 30 अटैम्प्ट कर लिए हैं 20 मिनट में। और बाकी अगर किसी स्टूडेंट का मतलब कि ज़्यादा ही अच्छी प्रैक्टिस है तो वो 35 भी कर सकता है। बाकी देखते हैं क्या है। अब एक हमारी इसके अंदर पज़ल बची है, सिर्फ एक ही। उस पज़ल को अगर किसी स्टूडेंट की बची हो तो वो उसको ट्राई कर ले, नहीं तो 27 से लेके आपका 30 का बहुत अच्छा स्कोर है इस पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर मॉडरेट टाइप का था। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि पज़ल जो बची हुई है वो किस तरीके से करनी थी। बिना टाइम पर बात करें हम सीधा उस पज़ल पे चलते हैं। ये थी, कौन सी थी, एक पज़ल बची है क्या, हाँ एक बची है, ठीक है ठीक है। ये बची है ना हमारी फ्लोर वाली, शायद फ्लोर ही थी, कौन सी थी, बॉक्स थी। चलो उसको पढ़ते हैं, इसको क्या है, इसके अंदर क्या लिखा है, मैं आपको सीधा बताता हूँ बिना टाइम करे। आप इसको घर पे ट्राई कर लेना पीडीएफ फाइल से, कितने मिनट में बनी। देखो क्या लिखा है, इसमें नाम दे रखे हैं, ठीक है। लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर इन अ बिल्डिंग। अच्छा फ्लोर पजल है, 8 फ्लोर है, 1 to 8। द ग्राउंड फ्लोर इज़ नंबर 1, द अबो इट इज़ नंबर 2 एंड द सो ऑन। टॉप मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर 8। सीधा सीधा दे रखा है इसमें, पजल यहाँ से यहाँ तक है। देखो मैं इसको सीधा मैंने आपका यहाँ पर बना दिया। इसने बोला है ना कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वो नंबर 1 है, उसके ऊपर वाला 2 है, फिर ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे चल चल के टॉप मोस्ट आपका 8 नंबर पे आएगा। चलो चलते हैं। ये देखो ये मैंने पज़ल यहाँ पर कर दी। अब देखो आपने सोचा होगा 20 से क्यों स्टार्ट करी है, अभी मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पज़ल पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट आपका काम का, कौन सा नाम का नहीं है। बाकी आप मेरी एक 100+ सीरीज़ चल रही है, उसमें देख सकते हैं हम किस तरीके से पज़ल रीड करते हैं। देखो चलो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन लीव बिलो पी, जितना नंबर पर्सन बिलो पी है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन अबो क्यू। तो यहाँ से तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, कहाँ क्यू और कहाँ पी करोगे। आप करोगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। यहाँ मान ले क्यू करा, यहाँ पी आया, फिर यहाँ क्यू करा, फिर यहाँ पी आया, फिर क्यू करा पी। तो इसी तरीके से 3 बजे 3 की और 6 पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्यू ऊपर हो पी नीचे हो, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। देखो आगे क्या था, एक मिनट पहले ले लेते हैं। हाँ क्या लिखा है, 1 पर्सन पी एंड एस। और पी एंड एस में 1 पर्सन कहाँ से करोगे प्लेस, डब्ल्यू डज नॉट लीव बिलो टी, तो ये भी काम का नहीं लग रहा। हमें कुछ ऐसा फिक्स पॉइंट ढूंढना पड़ता है जो हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी, मतलब 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉसिबिलिटी में आ रहा हो। तो मैंने यहाँ पर एक हाईलाइट करा है, क्यू डज नॉट लीव बिलो 7th फ्लोर। इसका मतलब क्या है, क्यू 7th फ्लोर से नीचे नहीं रहता, यानी कि क्यू 7th पे होगा।
या 8 पे होगा, इससे नीचे नहीं। तो हमारी दो पॉसिबिलिटी फिक्स आ गई। और बाकी आगे हमने पढ़ा, देखो आगे आप लाइन पढ़ोगे, क्यू लीव्स 2 फ्लोर अबो टी, मतलब क्यू से ही हमें रिलेटेड पॉइंट मिलते गए, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिया है। बाकी देखिए मैं इस पॉइंट को मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्यू लीव्स डज नॉट बिलो 7th फ्लोर, यानी कि क्यू 8 पे होगा या आपका 7th पे होगा। ठीक है, हमने प्लेस कर दिया। ये ध्यान रखना, डज नॉट बिलो 7th, कहीं आप 8 पे ही कर दो, मतलब 7 से नीचे में नहीं है, मतलब 7th पे तो है, 7th से नीचे नहीं है। आगे हम चलते हैं, क्या है अगली स्लाइड में, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये वाला पॉइंट लिया, क्यों लिया है देख पता चल जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन बिलो पी, जितने बिलो पी है उतने ही आपके इक्वल है नंबर ऑफ पर्सन अबो क्यू। तो आपको पता है क्यू आपको मिल गया। जब क्यू आपको मिल गया, देखो इसके अबो कितने हैं, मतलब क्यू के अबो कितने, 0, तो पी के आपके बिलो भी नीचे 0 होंगे। और क्यू के अबो कितना है, 1 है, तो पी के भी कितने नहीं होने चाहिए, इक्वल है ना, नीचे 1। तो यहाँ पे इस वाली में पी पहले पे, इस पे दूसरे पे। ये देखिए अगली स्लाइड में यहाँ पर मैंने प्लेस करके दिखाया। अगला कौन सा है, देखो ये मैंने मैजेंटा कलर से हाईलाइट कराया, 1% लीव बिटवीन पी एंड एस। हाँ देखो पी तो मिल गया, तो देखो 1% यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, नीचे आ नहीं पाएगा, फ्लोर कम पड़ जाएंगे। इसी तरह आप इसमें नीचे जाओगे, एक ही फ्लोर है तो एस यहाँ लिखना पड़ेगा, मगर फ्लोर ही कम पड़ जाएंगे, छोड़ो इसको। तो 1 और एस। ये देखिए अगली स्लाइड में मैंने इसको इम्प्लीमेंट करा है, 1% बिटवीन पी एंड एस, ये इस तरीके से। आगे हम बढ़े, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्यू लीव्स 2 फ्लोर अबो टी, क्यू 2 फ्लोर अबो है टी के। देखो टी के है ना, तो ये 1 फ्लोर और ये टी यहाँ आएगा, 1 फ्लोर टी यहाँ आएगा। देखो इस तरीके से काउंट होता है, क्यू लीव 2 फ्लोर अबो टी। तो देखो टी मैंने लिखा 1 अबो और सेकंड अबो, 1 अबो और सेकंड अबो। तो यहाँ पर क्यू आपका आएगा कि 6 पे आएगा, एक 5 पे आएगा। देखो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा है, ये 6 पर आया और 5 पे आया, क्योंकि क्यू 2 फ्लोर अबो, 1 अबो सेकंड अबो, 1 अबो और सेकंड अबो। अगले हम गए, क्या लिखा है देखो, ये लास्ट वाला हाईलाइट करा है मैंने ऑरेंज से, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन टी एंड यू, मतलब टी एंड यू मैंने साइड में लिखा, जितने फ्लोर हैं टी एंड यू के बीच में, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन टी एंड क्यू। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी कुछ ऐसा ही आए, जितने फ्लोर इसमें तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपका टी है। जो कॉमन होता है वो बीच में आता है। हमने देखा टी है हमारे पास, हाँ है, इधर भी है, और क्यू कहीं इधर का, हाँ ये इधर का, तो इजीली हमारा हो गया। टी एंड क्यू के बीच में कितने हैं, 1 है, तो टी यू के बीच में कितने होने चाहिए, 1, तो यू यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली टी यू और यू, क्यू और टी के बीच में कितना है, 1, तो टी यू के बीच में कितना है, यू यहाँ आ जाएगा। आप देख सकते हैं अगली स्लाइड में, ये विजिबल ज़्यादा है आपका, सही। यहाँ देखो क्यू और टी के बीच में जितने थे, टी यू के बीच में उतने हैं, क्यू टी के और टी यू के, 1 1 1 आ गया। अब हम आगे चलते हैं, क्या है आपका अगला, ये देखिए। अब देखिए हमारी दो बचे हैं जो मैंने अनहाईलाइटेड करा, हाईलाइट नहीं किया है। पहला है डब्लू डज नॉट अबो टी, यानी कि डब्लू टी के नीचे रहेगा, तो इस वाली पॉसिबिलिटी देखो, डब्लू तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखोगे 2 जगह आएगा, अभी छोड़ो, आगे एक लाइन और बची, डब्लू अबो बी। अच्छा ये पॉइंट हमें सही लग रहा है, डब्लू अबो बी बट नॉट अबो आर, मतलब कि नॉट अबो का मतलब है आर के नीचे है। पर यहाँ पर आप देखो कि मैंने डब्लू प्लेस करा, तो इसके नीचे तो वी आ नहीं पाएगा। तो यही कंडीशन बची है जो आपको 3, देखो 3 स्पेस भी बचा है, तो आर डब्ल्यू वी इस तरीके से आ जाएगा। देखो यहाँ पर नहीं, इसमें नहीं था, ये देखो यहाँ पर देखते हैं क्या था, इसको दोबारा देखते हैं क्या बोल रहा था, डब्लू डज नॉट बिलो टी, अच्छा बिलो नॉट था, अच्छा मैंने बिलो कर दिया। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने गलत रीड करी तो मेरी पूरी पजल गलत बन जाएगी, इसलिए आपको पजल बहुत केयरफुली पढ़नी पड़ेगी। डब्लू डज नॉट बिलो टी, तो टी के ऊपर मैंने यहाँ पर दोबारा करते हैं इसको, यहाँ पर डब्लू डज नॉट बिलो टी, मतलब टी से ऊपर होना चाहिए, तो डब्लू यहाँ लिख दिया। और इसमें कहाँ पाएगा, डब्लू यहाँ पर भी आ जाएगा, डब्लू यहाँ पर भी आ जाएगा। अब एक कंडीशन और थी जो अनहाइलाइटेड है, डब्लू लीव्स अबो पी, डब्लू अबो के ऊपर रहता है, किसके, डब्लू लीव्स अबो वी, और नीचे रहता है आर के, यानी कि आर डब्ल्यू वी आना चाहिए। देखो यहाँ पर इस वाली पहली कंडीशन में देखोगे डब्लू तो आ गया, पर आर का आप कहीं प्लेस कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी 8 फ्लोर है, यहाँ बैठा है, तो ये पॉसिबिलिटी कट जाएगी। इस वाली पॉसिबिलिटी में देखो 3 जगह बची हैं, तो डब्लू ऊपर ठीक है, डब्लू फिर से यहाँ नहीं बैठाओगे, अगर यहाँ बैठाओगे तो फ्लोर कम पड़ जाएंगे, तो डब्लू यहाँ बैठाना पड़ेगा। उसके अब वो आर है, उसके नीचे वी है। ये देखो अगली स्लाइड में, ये देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पे करा, ये रेड कर दिया, पॉसिबिलिटी कट गई, एक यहाँ आ गया। अगला जाओगे आप, देखो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था,
बाकी हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन तो इजी हो जाएंगे। क्या लिखा, फाइंड ऑड वन आउट। आर देखो आर ये रहा, पी देखो पी ये रहा, एस देखो एस कहाँ पर है, एस एस ये रहा, क्यू देखो क्यू ये रहा, डब्ल्यू देखो डब्ल्यू ये रहा। तो आप देखोगे आर 8वें नंबर पे है, डब्ल्यू 6 है, एस 4 है, पी 2 पर है और आपका क्यू 7 पे, मतलब कि बाकी सारे आपके इवन नंबर फ्लोर पर है क्यू को छोड़ के। तो ऑड वन हमारा क्या हुआ, क्यू, क्योंकि ये ओवर ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है। अगले गए, हु लीव्स सेकंड बिलो टी। देखो टी ढूंढ लो सबसे पहले, और बिलो का मतलब नीचे ही होता है, तो ऐसे काउंट करते हैं, फर्स्ट बिलो सेकंड बिलो, तो यू आंसर आएगा। अगला है क्यू रिलेटेड टू टी। ठीक है, तो क्यू किसी तरह से टी से रिलेट कर रहा है, ऐसे मैंने कर लिया इस तरीके से। यू रिलेटेड वी, मैंने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, इन द सेम वे आर किससे रिलेट करेगा, आप देखो क्यू टी से कर रहा है, यानी एक 2 फ्लोर नीचे, एक बिलो 2 बिलो नीचे, तो आर से भी तो 2 बिलो नीचे होनी चाहिए, 1 बिलो और सेकंड बिलो, तो डब्लू आएगा। इस तरीके से डब्लू आंसर आ जाएगा। अगला है हु लिव्स ऑन 5th फ्लोर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, टी रहता है, टी ये रहा आंसर। अगला है हमारा हु लिव्स इमीडिएट अबो पी। पी ये देखो, पी ढूंढो, और इमीडिएट अबो का मतलब होता है ठीक ऊपर वाला, यू रहता है, ये हो गया यू। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आज सॉल्व हुए। आई होप आप लोगों को ये सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं काफ़ी पसंद आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद के बनाए गए हैं और उसी हिसाब से मैंने लेवल रखा हुआ है जिस हिसाब से एग्जामिनर जा सकता है। आप मानो इससे ज़्यादा हाई पेपर वो कभी क्लर्क में पूछेगा ही नहीं। अगर आपने ये मेरी पूरी सीरीज़ कर ली है तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लगा लो अभी तक हमने पेपर नंबर 6 करे हैं, आपको पता है हमारे पेपर नंबर 6 हो चुके हैं, तो हमें कुछ लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। 5 पेपर तक हमने कर लिए थे, ये 6ठा पेपर है। तो अगर मान लो इस वीडियो की, अगर आपको ये जो मैंने पढ़ाया अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है ये वाला जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बेल पे ऑन कर देना, तो आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखा आज किस तरीके से हमने क्वेश्चन पेपर करा। इस क्वेश्चन पेपर से क्या सीखा, देखो आप लोग मॉक पेपर या एसटी सारे लोग लगाते होंगे, तो जैसे ही मैंने स्ट्रेटेजी बताई है कि किस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि भाई पहले हम सेफ गेम खेलते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन हमें 5 मिनट में मिल जाए, फिर हम पज़ल करते हैं, पज़ल में से भी पज़ल देखते हैं कौन सी पज़ल ईजी आई, क्योंकि एग्जामिनर सारी पज़ल तो ईजी देगा नहीं, और ना ही वो सारी पज़ल आपको कठिन देगा। तो आपको चॉइस करनी है, अगर आपने गलत सिलेक्शन कर लिया तो आपका पूरा टाइम चले जाएगा। आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा पज़ल का ओवरव्यू लेना पड़ेगा, हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, इसके अंदर लैंग्वेज क्या है, कितनी कठिन है, तो इस तरीके से है। बाकी आज का हम सेशन करते हैं यहीं पर एंड, अगले सेशन में मिलेंगे पेपर नंबर 7 के साथ। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो वो मेरे सारे प्रीवियस सेशन देख ले, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो यहाँ से मेरी ऐसी जितनी भी फाइल है ना PDF डाउनलोड कर ले, और किसी क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम आती है तो वो मेरी इस वीडियो में देख ले, मैंने उसमें समझाया है। अगर फिर भी समझ ना आया हो तो वो मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। बाकी करते हैं आज की क्लास यहीं पर ख़त्म।